नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम हिस्ट्री का जो राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 18 अक्टूबर 2022 का ये एग्ज़ाम दिया गया है और इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, इनको हम हल करेंगे प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन था, हु प्रोवाइडेड लीडरशिप इन मेवात ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान किसने मेवात में नेतृत्व प्रदान किया? तो मैंने 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक लिस्ट दी हुई थी। तो उसमें जो मेवात का क्षेत्र है वहां पे सदरुद्दीन ने इसका नेतृत्व किया था और मेवात के पास अहिरवाल और उसी के पास ब्रिज, ये जो दो जगह थी, वहां पे राव तुलाराम और राजा नहर सिंह ने भी नेतृत्व प्रदान किया था। तीसरा प्रश्न पे आते हैं हम, क्योंकि अब मैं केवल इतिहास के प्रश्न यहाँ पे देखूंगा। ताजिक कौन थे? तुर्की विदेशी अमीर, तुर्की दास, गैर तुर्की विदेशी अमीर या कुतुबी अमीर? तो ये मैंने सल्तनत का इतिहास जब पढ़ाया था तो बताया था कि दो तरह के दास हुआ करते थे, एक तुर्की दास हुआ करते थे और एक गैर तुर्की दास हुआ करते थे, जिनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था और गुटबाजी होती थी। तो ये जो ताजिक थे ये तुर्की दासों को कहा जाता था। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, चालकोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के ऊपर पूछा गया है। चालकोलिथिक पीपुल मेनली लिव्ड इन रूरल सोसाइटी या रूरल कम्युनिटीज, यानी कि ग्रामीण समुदाय में थे क्या वो लोग? और दूसरा है, दायमाबाद इज द साइट ऑफ कायथा कल्चर। तो इन दोनों में हमको बताना है सही क्या है। तो पहला जो है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, ये एकदम सही बात है। जहां पे नदी बहती थी उसके आसपास ये लोग अपनी गांव की बस्तियां बनाते थे। और कुछ इसमें जो सेंटर्स थे, जो साइट थी, वो अर्बन भी थी, लेकिन मेनली वो ग्रामीण थे। जैसे दायमाबाद की हम बात कर रहे हैं, दायमाबाद दिया हुआ है, कायथा संस्कृति का स्थल नहीं है ये जोरवे संस्कृति का स्थल है। और कायथा संस्कृति जो थी हमारी, वो मेनली मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, जो चंबल घाटी का क्षेत्र है, वहां पे कायथा संस्कृति पाई जाती है। और जो जोरवे संस्कृति है वो हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो ये जो दायमाबाद है ये जोरवे संस्कृति का एक स्थल है और ये एकदम अर्बन सिटी टाइप का था। और यहाँ पे हमको हड़प्पन कालीन मोहर भी मिलती है, पोस्ट हड़प्पन कल्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल ए होगा, ए सही। सातवें प्रश्न पे आते हैं, कहां से हमको एक साइन बोर्ड मिला है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमको एक साइन बोर्ड मिला है, ये पूछा जा रहा है। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और गनवेरी वाला। तो इसका आंसर दोस्तों धोलावीरा है। 8 अक्षर का एक साइन बोर्ड मिलता है वहां पे हमको, और ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस बार धोलावीरा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, न्यूज में रहा है। नवा प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या फिर चंपा? तो इसका उत्तर है थर्ड, गिरिब्रज, जिसको हम राजगृह भी बोलते हैं। पाटलिपुत्र और वैशाली इसकी राजधानी बाद में बनती है। 10वां प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? कालमुख, शैव, कापलिक, पाशुपत? अब ये पता नहीं इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन क्यों किया है, जबकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें दूसरा, तीसरा और यहां तक कि चौथा, इन तीनों के ऊपर उसने व्यंग्य किया है। शैव मत के ऊपर किया है और शैव मत से ही पाशुपत मत है, कापालिक मत है। इसके अलावा उसने बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी किया है। तो ये आंसर एक्चुअली कोड में होना चाहिए था, या हो सकता है इसको जो राजस्थान का जो कमीशन है वो हो सकता है तीनों का आंसर मान ले, या ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। 11वां प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहां हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, अगेन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। अब जिसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 3 और 4 को आप ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन 4 जो है कोर्सिका, कोर्सिका जो है एक आइलैंड है, उस आइलैंड में एक जगह है जिसका नाम है अजाकियो, वहां पे इसका जन्म हुआ है। तो इसमें आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट 4 भी दे सकता है आयोग। 12वां प्रश्न है, विच रूलर ऑफ मगध हैड एनेक्ट किंगडम ऑफ कोसल एंड काशी? कोसल और काशी को किसने मगध में मिलाया था या विलय किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म, नंद? तो इसका आंसर दोस्तों अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने कोसल और काशी को मिला लिया था। और ये मैंने महाजनपद काल जब पढ़ाया है, और इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से मैंने इसको बताया हुआ है कि किस तरह से राजनीति बनती है कोसल और काशी की। और मगध का उत्कर्ष मैंने पढ़ाया था, उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद आते हैं हम 17वें प्रश्न पे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम इन इंडिया? इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली, जो इक्ता प्रथा है, उसका प्रचलन भारत में किसने किया? मोहम्मद गौरी, बलबन, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन महमूद? तो इसका श्रेय दोस्तों जाता है इल्तुतमिश को। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट भी है, लोग बोलते हैं कि इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद ही एक इक्तादार था मोहम्मद गौरी का, लेकिन भारत में इक्ता प्रथा को लागू करना, उसको उसकी शुरुआत करना, श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। अब हम आते हैं 19वें प्रश्न पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर कौन सी है? इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, दो तरह के लिटरेचर, दो तरह के साहित्य पाए गए हैं भारतीय जो भी इतिहास, जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें श्रुति एक को बोलते हैं, कोई स्मृति बोलते हैं। तो जो श्रुति है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ विच इज हर्ड बाय ग्रेट ऋषिज, और उन्होंने उसको लिख दिया, मतलब महान ऋषियों ने जिसको देवताओं से सुना और उसको लिपिबद्ध किया, वो श्रुति है, जिसमें आते हैं आपके वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यकाश। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेद। अब ये जो वेदांत, पुराण और रामायण है ये आती है स्मृति में। स्मृति का मतलब है कि किसी की याद में रह गई, याददाश्त में रह गई और उसको उसने बाद में लिखा। तो इस तरह से दो तरह के रिलीजियस टेक्स्ट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना, डिस्टिंग्विश करना, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। 20वें प्रश्न पे आते हैं। विच मुगल रूलर अपॉइंटेड विजय सिंह एज द रूलर ऑफ आमेर एंड नेम्ड इट एज मोमिनाबाद। मतलब किस मुगल शासक ने आमेर में विजय सिंह को शासक घोषित किया और उस शहर का नाम, आमेर शहर का नाम मोमिनाबाद रखा? तो दोस्तों ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहे हैं। और ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद का ये पूरा का पूरा इवेंट है। 21वां प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हर बार नेट के भी एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, और मैंने नेट, टीजीटी सब में देखे इस तरह के प्रश्न आता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है, या अकबर के जो विजय अभियान है, या फिर हुमायूं के जो बैटल्स हैं, इनको सबको एक क्रोनोलॉजी में लगाना। तो ये उसी के ऊपर प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है गुजरात। गुजरात उसने 1299 में चढ़ाई की थी, जीता था। इसके बाद रणथंभौर इसमें हालांकि नहीं दिया है, रणथंभौर आना चाहिए 1321, चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है चित्तौड़ 1303 में। उसके बाद मालवा पे अधिकार करता है 1305, और अंतिम में देवगिरी आएगा आपका 1308। तो सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, उसके बाद चित्तौड़, मालवा और फिर देवगिरी। इसके बाद हम आते हैं आगे 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक टर्म आपको दिया है, एक तरह से उपाधि है ये, सर्वक्ष त्रांतक। ये उपाधि किसने धारण की? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या महापद्मनंद? तो सबसे पहले ये जो उपाधि है धारण किसने की, मैं आपको एकदम अच्छे से पहले बता देता हूँ ये उपाधि है क्या, तो आपको हमेशा दिमाग में बना रहेगा। ये जो उपाधि है सर्वक्ष त्रांतक, इसका मतलब है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का उन्मूलन करने वाला। तो क्योंकि महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था, अपरूटर ऑफ क्षत्रियास बोलते हैं उसको, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। 24वां प्रश्न है, ट्रीटी ऑफ यंदाबू किसके और किसके मतलब किस उपलक्ष्य में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी प्रथम बर्मीज वॉर के बाद 1826 में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम बर्मीज वॉर, चौथा ऑप्शन। हु वॉज नॉट द ऑफिस बेयरर्स ऑफ ग्राम सभा ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? मतलब गुप्तकालीन समाज की बात कर रहा है। ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? कुटुंबिन, अष्ट कुलाधिकारी, महत्तर और सरथवा। तो इसमें आंसर दोस्तों हो जाएगा महत्तर, बट महत्तर कौन था ये आप मुझे बताइए, और सरथवा कौन था ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, हमने क्वेश्चंस के माध्यम से इसको किया था। इसके बाद आते हैं हम 26वें प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिलेटेड टू सनत परवाना बहिस? और इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जोधपुर। इसके बाद हम आते हैं 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से 1850, इसमें गलत दिया हुआ 1850 की बात नहीं है, ये 1580 की बात है, शायद मिसप्रिंट हो गया है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। 1580 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय स्थीय जैसुइट शिष्टमंडल का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? फादर रुडोल्फ एक्वाविवा। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हमने मुगल ट्रैवलर्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाता है और जगह जगह से जो धार्मिक गुरु हैं उनको बुलाता है। तो 1580 में उसने बुलाया था, फादर एक्वाविवा आए थे, रुडोल्फ एक्वाविवा। इसके साथ साथ जो मॉन्सेराट है, फादर मॉन्सेराट, वो आए थे। और इसमें जो जूलियन परेरा है, ये जूलियन परेरा 1578 में आ चुका था। तो ये 1580 में जो शिष्टमंडल था उसका भाग नहीं था, और उसमें जो तीसरा आदमी है वो फादर फ्रांसिस हेनरिक्स थे। आते हैं 28वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी थी। और वहीं से एक कहावत भी बड़ी मशहूर हुई है कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जब ये धमकी देते हैं और बोलते हैं कि या तो निजामुद्दीन औलिया अपना सर कलम करके मुझे प्रकट कर दें, या फिर जो उनको रकम दी गई थी, जो उनको राशि दी गई थी, लोन दिया गया था, उसको चुकता कर दें। तो उसी उपलक्ष्य में जो निजामुद्दीन औलिया है वो बोलते हैं कि जाके सुल्तान से कहते हो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और सुल्तान उस समय अपने अभियान पे होता है, और जब लौट रहा होता है तो उसी समय रास्ते में जब वो रुकता है तो उसके ऊपर एक
पूरा का पूरा मंडप गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं से कहावत भी बहुत मशहूर हो जाती है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसका आंसर याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही हुआ था। 29वें प्रश्न पे आते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ, लौरियानंदन, संकीसा, रामपुरवा। सारनाथ हमको पता है 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटा के बैठे हुए हैं, तो सारनाथ नहीं हो सकता। इसका आंसर है संकीसा। संकीसा में हमको हाथी मिलता है, रामपुरवा में हमको बैल मिलता है। इसके बाद हम आते हैं 30वें क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द अरब लीग फॉर्म्ड? अरब लीग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों है 22 मार्च 1945 और ये हुआ था इजिप्ट के कायरो में। तो ये भी हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31वें प्रश्न पे आते हैं, दास्तान। इसमें हमको दो एक्चुअली ये मुगल पेंटिंग के ऊपर है, मुगल चित्रकला के ऊपर है, और इसको मैंने डिस्कस भी किया है। मुगल चित्रकला के ऊपर मैंने बहुत लंबा लेक्चर लिया था। तो उसमें दास्तान अमीर हमजा जो है वो एक पेंटिंग, एक ग्रंथ है जो कि मोहम्मद के अंकल के जो कारनामे थे उसको इसमें चित्रित किया गया है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि 2400 चित्र नहीं है इसमें, 1300 कुछ चित्र हैं, 1370 के आसपास, 1375 के आसपास चित्र हैं। और दास्तान अमीर हमजा पे फारसी शैली का प्रभाव मिलता है, एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो पेंटिंग हुई है वो अकबर के काल तक हुई है, और अकबर के समय तक जो मुगल चित्रकला थी वो फारसी प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती है। ये जो फारसी प्रभाव से मुक्त होती है ये होती है जहांगीर के समय में जाके। अब हम आते हैं अपने 31वें प्रश्न पे, सॉरी 31वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी सही। इसके बाद हम आते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने पत्तिनापलाई के जो लेखक है उसको स्वर्ण मुद्राएं दी थी? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुस्तक जिसकी बात हो रही है पत्तिनापलाई, ये संगम काल की बात हो रही है, और ये इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कदियालूर उर्तिरनंगन नर ने। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है उसको बोल पाना, तो कडियालूर आप अगर याद रखें तो काफी है। और ये करिकाल जो चोल शासक था उसके ही प्रेस में लिखी गई है और उसी ने उसको मुद्राएं दी थी। इसके बाद हम आते हैं 34वें प्रश्न पे, जो कि है सुदर्शन झील के ऊपर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर रुद्रदामन तक, अब यहाँ पे जुड़ा है जूनागढ़ अभिलेख। और ये प्रश्न नेट का तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, राजस्थान में भी आने लग गया है क्योंकि गुजरात उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा है सुदर्शन लेक को रुद्रदामन के समय में किसके नेतृत्व में उसकी मरम्मत की गई थी, या किसके देखरेख में उसकी मरम्मत की गई थी? ऑप्शन में तुषास पे जो दिया है ये आपको पता होना चाहिए। जो तुषास है ये अशोक का, यानी कि जो मौर्य शासक अशोक है, अशोक महान, उसका गवर्नर था सौराष्ट्र का। इसी के साथ यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। संस्कृत का एक अभिलेख है, 20 पंक्तियों का एक अभिलेख है, और जो सुदर्शन झील है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो गवर्नर था उसका नाम भी दिया हुआ है। इसके अलावा आगे चल के स्कंदगुप्त के बारे में भी पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने भी झील का जो रिपेयर वर्क है वो करवाया था। तो ये हुआ था रुद्रदामन के समय में, सुविशाख जो उसका गवर्नर था उसके देखरेख में। आते हैं 35वें प्रश्न पे। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद है। जो 35वां प्रश्न है इसमें 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। पहला ऑप्शन भी सही है, रुद्रदामन जो है वो शहरात वंश का था, एकदम 100% सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं से भी। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दूसरा वो कभी सातवाहन शासक से हारा नहीं था, उसने पुलमावी को हराया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार वह स्वयं को महाक्षत्रप कहता है, ये भी एकदम सही बात है। तो अब ये दोनों ही ऑप्शन सही है, कोड में होना चाहिए था, बट एनीवेज दिया हुआ है तो शायद हो सकता है दोनों को मान लिया जाए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में नहीं है, वो संस्कृत भाषा में दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि फिर से संधि के ऊपर है। और इसमें पूछा है कि संधि जो आपको दी हुई है और दूसरी तरफ जो मराठा सरदार दिए हैं उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवगांव की संधि, रघुजी भोसले एकदम सही है, सुरजी अंजन सब सही है। सिंपल सी चीज है, बसाइन की जो संधि है, बसीन की जो संधि है, वो पेशवा माधवराव तो उस समय थे ही नहीं, और उस समय बाजीराव द्वितीय थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न एकदम सिंपल सा है, चौहान कहां से थे? वो अजमेर से, उनका जो मूल निवास स्थान था वो अजमेर था। चलते हैं 39वें प्रश्न पे। नासदीय सूक्त किससे रिलेटेड है? नासदीय सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो नासदीय सूक्त बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, ये भी जब मैंने ऋग्वेद बताया था, वेद मतलब जो हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है हमको। और इसमें हमको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि शायद बिग बैंग थ्योरी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, पढ़ लिख के दोनों का जो मतलब है लगभग सेम है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नासदीय सूक्त।
इसके बाद हम आते हैं 40वें नंबर प्रश्न पे, जो कि पूछ रहा है आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्थल के बारे में। कौन सा इनमें से बलूचिस्तान में है? तो ये मैप में अगर आप ध्यान से बनाते होंगे कभी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मैप बना के उसको, कई बार तो ऐसा पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से वेस्ट लगाएं या फिर नॉर्थ से साउथ लगाएं या फिर ईस्ट से वेस्ट लगाएं, और यहाँ पे सीधा सीधा स्थल ही पूछ लिया, तो एकदम सिंपल सा है, सुत्ता को है वो। इसके बाद हम आते हैं अपने 41वें प्रश्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न। अष्टछाप के बारे में पूछा है। अष्टछाप जो है वो किसने, उसकी स्थापना किसने की थी अष्टछाप की? तो अष्टछाप जो है वो वल्लभाचार्य और उसका बेटा जो है विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य और उनके बेटे विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। और ये है क्या, ये भक्ति काल की बात कर रहा है। इसकी स्थापना 1565 के समय में हुई है लगभग, अकबर के काल में। और ये भक्ति काल के जो जितने भी कवि थे उनका एक ग्रुप बनाया था। 8 भक्ति काल के जो कवि थे, 8, इसीलिए इसको अष्टछाप बोला गया है। 8 थे, उसमें से कुंभन दास और सूरदास भी थे जो इसमें ऑप्शन में दिए हैं। हालांकि इसका आंसर विट्ठलनाथ होगा क्योंकि यहाँ पे संस्थापक पूछा है। आते हैं 43वें प्रश्न पे। 43वां प्रश्न पूछ रहा है कि नेम द वॉर आफ्टर विच द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन। मतलब लाहौर की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के समापन पे हुई थी? सिंपल सा है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1846 में। और कई बार आपसे पूछ सकते हैं यहीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कि उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो हेनरी हार्डिंग थे। और ट्रीटी साइन की थी लाहौर में, मतलब जो लाहौर की जो संधि जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें सिख जो राजा थे वो थे दिलीप सिंह, और उनकी उम्र थी मात्र 7 वर्ष। इसके बाद हम आते हैं 44वें प्रश्न पे। बैम्बिक डायनेस्टी से कौन संबंधित है? अग्निमित्र, रुद्रदामन, कनिष्क या फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो मालविका अग्निमित्र कहती है कि जो शुंग वंश था वो बैम्बिक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बैम्बिक जो वंश है उससे उसका संबंध था। और यहाँ पे जो शुंग वंश है उसमें केवल एक ही शासक दिया हुआ है जिसका नाम है अग्निमित्र, तो इसका ऑप्शन भी अग्निमित्र हो जाएगा। आते हैं 45वें प्रश्न पे। विच रूलर ऑफ पर्शिया कॉन्क्वर्ड कंधार फ्रॉम जहांगीर इन 1622। जहांगीर से कंधार को किस फारस के शासक ने जीता था? शाह अब्बास प्रथम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जब मुगल चित्रकला पढ़ाई थी तब भी इसके ऊपर जिक्र किया था कि किस तरह से शाह अब्बास को गले मिलते दिखाता है जहांगीर, और जहांगीर को सपने आते रहते हैं। जहांगीर परेशान रहता है कि शाह अब्बास हमला कर देगा और अधिकार कर लेगा। 46वां प्रश्न पे आते हैं। तुमन किससे संबंधित है? एकदम अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमन मैंने बताया था आपको जब अपना सल्तनत कालीन इतिहास पढ़ा था, तो सैन्य संगठन है तुमन, यानी कि जो दशमलव पद्धति होती थी, किस तरह से सेना को दशमलव पद्धति पे बांटना है, मतलब हर एक 10 अधिकारी के 10 सैनिक के ऊपर एक अधिकारी, फिर वैसे 10 अधिकारी हो जाएंगे उसके ऊपर एक अधिकारी, यानी कि 10, 100, 1000, इस तरह से जो विभाजन है सेना का उसको तुमन कहा जाता था। इसके बाद आते हैं हम 47वें प्रश्न पे, जो कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? खमनौर का युद्ध, गोगुंदा, दिवेर और हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी दोस्तों में पता है 1576 में हुआ था, और उसको मैराथन नहीं बोलते। मैराथन जो है वो दिवेर का युद्ध है। दिवेर का युद्ध लड़ा गया था राणा अमर सिंह और जहांगीर की फौजों के बीच में। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 48वें प्रश्न में। अशोक, अगेन अ वेरी फेवरेट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए। तो अशोक के बारे में पूछा है कि अशोक ने 8वें बृहशिलालेख के अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। सिंपल सा है, बोधगया की उसने यात्रा की थी। इसके बाद हम आते हैं, ये 49वां प्रश्न है, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। इसमें एक तरफ इंस्क्रिप्शन दिए हैं, रूलर दिए हैं, दूसरी तरफ मिलान करना है हमको। समुद्रगुप्त, एकदम सिंपल है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति सबको पता है, हरिसेन ने लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली में हमको एक स्तंभ मिलता है जिसको चंद्र नाम से जाना गया है, और उसकी पहचान इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त से की है। इसके बाद कुमार गुप्त का आता है बिलसाड अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो इस तरह से इसको हम मिलान कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे। यहाँ पे न्यूज़पेपर और फाउंडर्स हमको मिलान करने हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर हैं हमको जो सबसे अच्छे से पता है, हमको सबसे पहले उसको मिलान कर लेना चाहिए। अब सबसे अच्छे से हमको कौन सा पता है? तो इसमें देखिए आप, जो न्यूज़पेपर है बंगबाशी, बंगबाशी नाम से ही पता चल रहा है बंगाली का है। तो इस तरफ नाम जो दिए हुए हैं उसमें से आपको एक बोस नाम दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं भी आता ना तो तुक्का लगाना बहुत ईजी है। बंगबासी मतलब बाबू जोगेंद्रनाथ बोस के साथ आप मिलान कर सकते हैं इसका। हालांकि बॉम्बे समाचार है वो फरदून जी मर्जबन के द्वारा संस्थापित था,
और इसके अलावा जो सोम प्रकाश है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 56 नंबर प्रश्न पे आते हैं और ये पूछ रहा है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था, किस जगह पर सौंपा था। 4 जुलाई की बात कर रहा है और जैसा कि हमको पता है कि 1943 में जून जुलाई के महीने में सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी सिंगापुर पहुंच गए थे, तो सिंगापुर में ही ये कार्यक्रम हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। आते हैं 57 नंबर प्रश्न पे, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1918। गलत है, क्योंकि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना दोस्तों हुई थी 1920 में अंडर द एक्ट ऑफ 1919। इसके बाद बटलर कमेटी बोल रहा है, एकदम सही है। बटलर कमेटी 1927 में उसका गठन हुआ था और इसका काम था टू इंक्वायर इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड पैरामाउंट पावर ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जो भारतीय देशी रियासत थी और जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता थी उसके संबंधों की जांच करना इसका काम था। इसके बाद 58 छोड़ देते हैं, 59 पे आते हैं। कंगन हल्ली से किसकी हमको स्टोन इमेज मिली है, प्रस्तर की मूर्ति किसकी मिली है। अशोक की मिली है कंगन हल्ली से, सिंपल है, वन लाइनर। 68 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि जो इसमें ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, जो इसका आंसर है वो फैक्चुअल है, बट बाकी ऑप्शन जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। बोलता है उलेमा क्लास वॉज एंटी सूफी, मतलब उलेमा वर्ग जो था वो सूफी विरोधी था। इसमें से हमको ये बताना है कौन सा असत्य है। तो सूफी विरोधी था उलेमा वर्ग, एकदम जाहिर सी बात है सूफी विरोधी था, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिक्स होती थी, ये मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि इसका जो आंसर है सुहारवर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ, ये गलत है। और ये गलत इसलिए है क्योंकि सुहारवर्दी जो सिलसिला है उसका आरंभ होता है अजमेर, आपके पंजाब और सिंध से। तो जैसा कि हमको पता है जकरिया जो है वो मुल्तान में जो थे संत थे, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान में, तो पंजाब और सिंध के क्षेत्र में है, दिल्ली के क्षेत्र में नहीं है। अब आते हैं हम 61 पे। 61 में पूछ रहा है इल्तुतमिश के बारे में। जो इसका ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि क्या सही है। तो इल्तुतमिश ने नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया, ये गलत है। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है, एकदम सही बात है, लाल पत्थर से बना हुआ है। आप देखेंगे दिल्ली में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहीं पे इल्तुतमिश का मकबरा देखने को मिल जाता है। 62 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। बागौर सूक्ष्म पाषाण उपकरण एकदम सही है। कालीबंगा का दुर्गीकरण हुआ है, एकदम सही बात है। गणेश्वर में काले चमकीले मृदभांड नहीं मिलते हमको। गणेश्वर में हमको क्या मिलता है, रिजर्व स्लिपवेयर मिलता है, रिजर्व स्लिपवेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नहीं मिलता। तो बैराट जो कि है वो बौद्ध विहार है और बैराट से हमको अशोक के भी अभिलेख मिलते हैं। 63 छोड़ देते हैं, 64 छोड़ देते हैं और हम आते हैं 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन। 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 2 फर्डिनेंड ऑस्ट्रो। जो फर्डिनेंड था ये ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन का उत्तराधिकारी था और इसी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि कुछ समय पहले ही इसकी हत्या का जो इवेंट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बाद में फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। 66 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बुक्स और ऑथर दिए हैं और इंटरेस्टिंग सी बात इसमें यह है कि इसमें जो एक बुक दी है एन इंडियन पिलग्रिम, ये इस बार नेट के एग्जाम में भी आई थी। सेम अभी जो 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसी साल 8 दिन पहले, उसमें यही सेम बुक का नाम दिया हुआ था और ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहां से आप मिलान कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बुक है। और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। बी.आर. अम्बेडकर साहब की बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सबको पता है इंडियन विंस फ्रीडम, बहुत ही सिंपल सा यही एक आप मिलान कर सकते थे। सी के नीचे दो को लगाते, लेकिन 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर आपकी जो कठिनाई है वो केवल बी.आर. अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस ही दूर कर सकते थे। 67 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शिवाजी के जो लैंड रेवेन्यू है उसके ऊपर प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये हमको बताना है कि कौन सा सही है। शिवाजी का जो भूमिकर प्रणाली था उसको रैयतवाड़ी कहते थे, एकदम सही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि जो रैयत हैं वो सीधे अपना जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली जमा कर सकें। और इसके अलावा शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था, ये गलत है। 40% नहीं था, 25% दिया जाता था। और जो चौथ और सरदेश मुखी हम सुनते हैं तो ये 40% नहीं होगा। इसके बाद आते हैं, मिलान करना है फिर से हमको, क्वेश्चन नंबर 68 या 68 पे आते हैं। बोस्टन टी पार्टी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस
और इसके अलावा है कॉमन सेंस, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर आपको मिलान करना है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें से मुझे क्या इजी दिख रहा है, क्या मुझे अच्छे से पता है। तो अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी सबको पता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है उसका गठन किया गया था। तो इसको हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स है। स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र है वो आता है आपका थॉमस जेफरसन के अंडर। तो थॉमस जेफरसन ने ही उसको एक तरह से ड्राफ्ट किया था, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है अमेरिका का, उसको ड्राफ्ट किया था, तो थॉमस जेफरसन आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान आराम से हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है 69, एंशिएंट कैपिटल ऑफ परमार्थ ऑफ आबू वॉज। पूछ रहा है कि आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो आबू के परमारों की जो राजधानी थी वो थी चंद्रावती। और ये आबू के जो परमार हैं ये 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने शासन किया है। करीब दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात का जो क्षेत्र था वो इनके अंतर्गत आता था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 पूछ रहा है गुप्ता किंग के ऊपर है और उनके रिलीजन के ऊपर है। एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अ फ्यू गुप्ता किंग्स वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। एकदम सही है, जैसे कि हमको पता है उन्होंने नाम भी रखे थे कार्तिकेय के ऊपर, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, इन सबके नाम हैं। तो लॉर्ड शिवा के भी वो वर्शिपर थे, वैष्णव भी थे। उससे पहले जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करें या समुद्रगुप्त, इन सब की बात करें तो ये सब वैष्णव थे। तो लॉर्ड शिवा के भी वर्शिपर थे, ये एकदम सही है। दूसरा आता है आइडल वर्शिप इन टेम्पल्स बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। यानी कि जो मूर्ति पूजा है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, वो गुप्त कालों से ही शुरू होती है और मंदिरों का निर्माण शुरू होता है। एकदम सही बात है। दशावतार मंदिर वगैरह हमको सब पता है, हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे से, और ये सब गुप्त काल के मंदिर हैं, गुप्त काल में इनकी शुरुआत होती है। तीसरा प्रश्न है गुप्त राजाओं में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। यानी कि उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस थी टुवर्ड्स एवरी सेक्ट। एकदम सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वैष्णव भी थे, शैविदम भी थे, और रिलीजियस टॉलरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो तीनों के तीनों ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड सेना करते पोस्ट इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा प्रशासन में सेना करते का पद किसने सृजन किया। तो किसने सृजन किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ था कौन। तो पहला सेना करते था बालाजी विश्वनाथ। इसी से आप आइडिया लगा लो कि ये इसका आंसर होना चाहिए शाहू जी। तो शाहू जी के समय में सेना करते का पद जो है वो सृजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण स्वर्णद्वीप पर राज्य किया। स्वर्णद्वीप की बात कर रहा है तो शैलेंद्र वंश है। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश ने स्वर्णद्वीप पे राज किया था। उसके बाद हम आते हैं 75 पे। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को कहाँ लगाया, ये पूछ रहा है। मैसूर, मद्रास, श्रीरंगपट्टनम, मैंगलोर। श्रीरंगपट्टनम में लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी, और बाद में श्रीरंगपट्टनम क्योंकि उसकी राजधानी भी थी, और बाद में हमको पता है जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें श्रीरंगपट्टनम की उसमें संधि होती है और बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है, जिसपे अंग्रेज एक पार्टी है, उसके अलावा मराठा भी हैं, निजाम भी हैं। लेकिन मराठा और निजाम को बहुत कुछ नहीं मिलता, अंग्रेजों को ज़्यादा मिल जाता है हिस्सा। और इसी के ऊपर कॉर्नवालिस का एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट भी है कि हमने अपने जो दुश्मन थे उनको भी कमज़ोर कर दिया और अपने मित्रों को भी ज़्यादा मजबूत नहीं होने दिया। तो ये मैंने एक पार्ट में आज 75 क्वेश्चन तक के जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी लाऊंगा जिसमें मैं बाकी के जितने 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 150 क्वेश्चन का ये प्रश्न पत्र था, उसको भी हम कर लेंगे। और आप प्रतीक्षा कीजिए मेरे नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे इस चैनल से आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है, तो आप टेलीग्राम के जो मेरा चैनल है, मेरा ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे उसको पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।